फुटबॉल के शायद इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक गोट लियोनेल मेसी भारत के दौरे पर हैं। और इस टूर का नाम भी वही है, गोट इंडिया टूर 2025। और वो अकेले नहीं है। नहीं, उनके साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं। हाँ, मतलब अंदाजा लगाने के लिए, अगर मेसी क्रिकेट की दुनिया के विराट कोहली हैं, तो सुआरेज को शायद हार्दिक पांड्या जैसा विस्फोटक मान सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम इस दौरे के भव्यता पर नहीं, बल्कि एक पहेली सुलझाने वाले हैं। कैसे 40 दिनों की जबरदस्त तैयारी, एक 70 फीट ऊंची मूर्ति और हजारों लोगों का जुनून सिर्फ 38 मिनट के अंदर। हाँ, कोलकाता में सिर्फ 38 मिनट के अंदर पूरी तरह से बिखर गया। ये सिर्फ एक इवेंट के फेल होने की कहानी नहीं है। नहीं, ये जुनून और कुप्रबंधन के टकराव की कहानी है। और ये एक ऐसी कहानी है जो कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस शाम सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ क्या था। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने प्रशंसकों के प्यार को गुस्से की आग में बदल दिया। और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये घटना भारत की उस छवि पर एक दाग है जो दुनिया के सामने खुद को एक बेहतरीन मेजबान के तौर पर पेश करना चाहता है? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है कि हमें कलकत्ता के मिजाज को समझना होगा। बहुत जरूरी है। इस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, पर जब बात फुटबॉल की आती है तो ये सिटी ऑफ पैशन बन जाता है। यहाँ फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है। नहीं, ये लोगों की रगों में दौड़ता है। मोहन बगान जैसे क्लबों की जो विरासत है, उसने यहाँ एक ऐसी संस्कृति बना दी है जहाँ लोग फुटबॉल को जीते हैं। बिल्कुल। और ये जुनून सिर्फ लोकल क्लबों तक नहीं है। अर्जेंटीना और ब्राजील के लिए जो दीवानगी यहाँ है, वो शायद उन देशों में भी ना मिले। डिएगो माराडोना यहाँ भगवान की तरह पूजे जाते थे और मेसी को उनका अवतार माना जाता था। तो जब ये खबर आई कि मेसी कोलकाता आ रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में कैसा माहौल बना होगा। हाँ, और यही जुनून इस इवेंट की सबसे बड़ी ताकत थी। और विडंबना देखिए, यही जुनून इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुआ। और आयोजकों ने इस जुनून को भुनाने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। हमने सुना है कि मेसी के सम्मान में 40 दिनों में उनकी 70 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई। हाँ, ये बात तो है। हालांकि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया कि वो मूर्ति मेसी की कम और किसी और की ज्यादा लग रही थी। पर भावना की सराहना करनी होगी। इरादा तो यही दिखाने का था कि कोलकाता अपने हीरो के लिए कितना उत्साहित है। और स्टेडियम भी पूरी तरह तैयार था, सॉल्ट लेक स्टेडियम। हाँ, स्वामी विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, वहां बड़े बड़े नाम मौजूद थे। शाहरुख खान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सौरव गांगुली, संजीव गोयनका, मतलब पूरा तामझाम था। माहौल एक ऐतिहासिक उत्सव का बनाया गया था। बिल्कुल। तो मंच पूरी तरह से तैयार था। शहर में जुनून, स्टेडियम में सेलिब्रिटीज, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। तो फिर चूक कहाँ हुई? योजना तो बहुत सीधी सादी थी, है ना? इससे सीधी योजना हो ही नहीं सकती थी। प्लान था कि मेसी स्टेडियम में करीब 1 से 2 घंटे बिताएंगे। इस दौरान वो एक खुली गाड़ी में स्टेडियम का एक पूरा चक्कर लगाएंगे और 60,000 से ज्यादा फैंस को ग्रीट करेंगे। और लोगों ने इसके लिए पैसे खर्च किए थे। प्रीमियम टिकटों की कीमत जहां तक मुझे पता है 1200 रुपए तक थी। हाँ, और उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं थी। उन्हें कोई ऑटोग्राफ या सेल्फी नहीं चाहिए थी। उन्हें बस अपने हीरो की एक साफ झलक चाहिए थी। और इसी एक झलक के लिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर जो हुआ, हाँ, बस यहीं से चीजें पटरी से उतरनी शुरू हो गईं। क्या हुआ असल में? मेसी तय समय पर स्टेडियम पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो मैदान में आए, उन्हें तुरंत ही 70 से 80 लोगों के एक भारी भरकम घेरे ने घेर लिया। 70-80 लोग? कौन थे ये लोग? इस घेरे में सुरक्षाकर्मी थे, आयोजक थे और बहुत सारे वीआईपी और उनके परिवार वाले थे। सब मेसी के साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए बेताब थे। तो फिर फैंस का क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मेसी एक चलता फिरता घेरा बनकर रह गए। जिन प्रशंसकों ने टिकट खरीदा था, उन्हें अपने हीरो की जगह सिर्फ कुछ लोगों की पीठ दिख रही थी। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप 70 फीट की मूर्ति बना रहे हैं, मतलब आप जानते हैं कि लोगों में कितना जुनून है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को अपने हीरो से दूर कर रहे हैं। ये तो अपने ही इवेंट के मकसद के खिलाफ जाना हुआ। यहीं पर इवेंट मैनेजमेंट की एक बुनियादी समझ की कमी नजर आती है। देखिए, किसी भी बड़े स्टेडियम इवेंट में जहां एक सेलिब्रिटी और हजारों फैंस हों, एक स्टेराइल जोन या फैन एंगेजमेंट कॉरिडोर बनाया जाता है।
इसका मकसद ही यही होता है कि सेलिब्रिटी और फैंस के बीच एक सुरक्षित लेकिन दिखने वाली दूरी बनी रहे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था? लगता तो नहीं है। यहाँ वो वीआईपी घेरा ही स्टेराइल जोन बन गया जिसने फैंस को पूरी तरह से समीकरण से ही बाहर कर दिया। और यहीं पर प्रशंसकों का सब्र टूट गया। हाँ, वो वहाँ शाहरुख खान या ममता बनर्जी को देखने नहीं आए थे, वो अपनी गोट को देखने आए थे। सही बात है। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें मेसी की एक झलक तक नहीं मिल पाएगी, तो उनका घंटों का इंतजार और प्यार सीधे गुस्से में बदल गया। उनके मन में यही आया होगा, हमसे पैसे लेकर हमें ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और उस मनोविज्ञान को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए, प्रशंसकों के लिए ये एक लेन देन था। हमने टिकट खरीदा, हमें एक अनुभव मिलेगा। जब उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो वो एक प्रशंसक से एक नाराज उपभोक्ता में बदल गए। उन्हें लगा कि उनका हक छीना जा रहा है। और वो भी उन लोगों द्वारा जो मुफ्त में, सिर्फ अपनी पहुंच की वजह से मेसी के सबसे करीब थे। बिल्कुल। ये सिर्फ निराशा नहीं थी, ये अपमान की भावना थी। और फिर ये अपमान की भावना स्टेडियम की सीटों पर दिखने लगी। स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी। बहुत तेजी से। पहले कुछ नारेबाजी शुरू हुई, फिर पानी की बोतलें मैदान की ओर फेंकी जाने लगीं। और फिर कुछ ही मिनटों में ये गुस्सा पूरी तरह से बेकाबू हो गया। लोगों ने कुर्सियां उखाड़कर फेंकनी शुरू कर दी। जो स्टेडियम कुछ देर पहले मेसी मेसी के नारों से गूंज रहा था, अब वहां तोड़फोड़ और हंगामे का शोर था। सोचकर भी अजीब लगता है, जिन हाथों से तालियां बजनी थीं, उन्हीं हाथों से कुर्सियां तोड़ी जा रही थीं। जो जश्न का माहौल था, वो जंग के मैदान जैसा दिखने लगा। तो इस स्थिति में मेसी का क्या हुआ? इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सुरक्षा सलाहकारों के पास एक ही विकल्प बचा था, उन्हें बाहर निकालना। हाँ, मेसी को तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकालना। उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर थी। तो जहां उन्हें 1 से 2 घंटे रुकना था, वो सिर्फ 38 मिनट ही रुक पाए, मुश्किल से। और उन्हें पिछले दरवाजे से वापस ले जाया गया। 1 घंटे के अंदर ही पूरा इवेंट एक भयानक आपदा में बदल चुका था। नुकसान तो हो चुका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश थी। कोशिश तो हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से इस कुप्रबंधन पर हैरानी और दुख जताया। उन्होंने मेसी और प्रशंसकों दोनों से माफी भी मांगी। हाँ, और उन्होंने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का वादा भी किया। जी। इसके तुरंत बाद कार्रवाई भी हुई। जो मुख्य आयोजक थे सत्तुरन दास, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। तब तक जो संदेश पूरी दुनिया में गया वो बेहद नकारात्मक था। मेसी जैसा ग्लोबल आइकॉन अपने साथ भारत से एक बेहद खराब अनुभव लेकर गए। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इस एक घटना ने भारत की छवि पर क्या असर डाला है? क्या हम सच में ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, इस घटना से निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को नुकसान पहुंचा है। हाँ। अब इस टूर के जो अगले पड़ाव हैं, जैसे हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई, उनके आयोजकों पर भारी दबाव होगा कि वो इस गलती को ना दोहराएं। एक डर का माहौल तो बन ही गया है। बिल्कुल, कि कहीं उनके शहर में भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। क्या ये कहना सही होगा कि भारत में आयोजन हमेशा खराब होते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपका क्या मानना है? हमने हाल ही में क्रिकेट विश्व कप का सफल फाइनल देखा है। आईपीएल के कितने ही सफल आयोजन होते हैं। सही बात है। जिनमें से कई तो इसी कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में हुए हैं, जहां कभी कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई। 1996 के एक सेमीफाइनल को छोड़ दें तो रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। आपका सवाल जायज है, लेकिन क्रिकेट और एक सेलिब्रिटी टूर के आयोजन में एक बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? क्रिकेट में खेल ही स्टार होता है। दर्शक टीम को, मैच को देखने आते हैं। खिलाड़ी आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ मेसी ही प्रोडक्ट थे, वो ही पूरा शो थे। अच्छा पॉइंट है। जब आपका पूरा इवेंट एक व्यक्ति पर टिका हो, तो उसे फैन से दूर करना इवेंट की आत्मा को ही मार देने जैसा है। इसलिए क्रिकेट की सफलता की तुलना यहाँ पूरी तरह से ठीक नहीं बैठती। तो ये हमारी क्षमता की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की समस्या है। मुझे तो यही लगता है। ये मानसिकता का ही मुद्दा है। और यहाँ हमें भारत की वीआईपी संस्कृति और एक ग्लोबल फैन इवेंट की उम्मीदों के बीच का टकराव देखने को मिलता है। मतलब? एक तरफ वो मानसिकता है जहां पहुंच और रुतबा सबसे आगे होता है, जहां वीआईपी को लगता है कि उनका पहला हक है। और दूसरी तरफ वो प्रशंसक हैं जिन्होंने पैसे देकर एक अनुभव खरीदा है, किसी की मेहरबानी नहीं मांगी। ये सिर्फ खराब प्लानिंग नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक चूक थी। आयोजक ये समझने में नाकाम रहे कि उनका असली ग्राहक कौन है। हाँ, वीआईपी या टिकट खरीदने वाला आम प्रशंसक। सही बात है।
वो भूल गए कि इवेंट की सफलता तालियों से होती है, टूटी हुई कुर्सियों से नहीं। वैसे इस पूरी नकारात्मकता में एक सकारात्मक बात भी सामने आई है। क्या? आयोजक ने वादा किया है कि टिकट के पूरे पैसे दर्शकों को लौटाए जाएंगे। हाँ, ये निश्चित रूप से एक जिम्मेदार और जरूरी कदम है। कम से कम लोगों के आर्थिक नुकसान की भरपाई तो होगी। लेकिन जो अनुभव खराब हुआ, जो उम्मीदें टूटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो छवि धूमिल हुई, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ये घटना भविष्य के आयोजकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक केस स्टडी है कि क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर कोलकाता में जो हुआ वो जुनून, उत्साह और चरम अव्यवस्था की एक दुखद कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे अच्छी मंशा के बावजूद गलत प्राथमिकताएं और वीआईपी संस्कृति का दबाव एक सुनहरे मौके को बर्बाद कर सकता है। एक शहर जो अपने फुटबॉल प्रेम के लिए जाना जाता है, वहाँ फुटबॉल के सबसे बड़े सितारे के साथ ऐसा होना वाकई एक बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। और यह घटना हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जब कोई आयोजन किसी सितारे और उसके प्रशंसकों के बीच के रिश्ते पर आधारित होता है, तो प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? क्या आयोजकों को उस सितारे को प्रशंसकों से एक किले में बंद कर देना चाहिए, या फिर एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए? इस मामले में वो प्रशंसकों के अस्तित्व को ही पूरी तरह से भूल गए। और इसी के साथ हम आज की इस पड़ताल को समाप्त करते हैं, लेकिन एक अंतिम विचार के साथ। जब प्रशंसकों के जुनून और प्यार को ही आधार बनाकर कोई इवेंट आयोजित किया जाता है, तो क्या उस इवेंट के केंद्र में उन्हीं प्रशंसकों को रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? या फिर शो हमेशा उनके लिए होता है जो मंच के सबसे करीब होते हैं, भले ही उन्होंने टिकट न खरीदा हो? इस पर विचार किया जाना चाहिए।